गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 12 में फिर से ही आपका एक नया टॉपिक लेसन 2 का ही नया टॉपिक है परागण और इसके प्रकार, पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। तो परागण और इसके प्रकार, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म जाना था। पूरी लाइफ साइकिल हमने उसके विषय में जान ली। ठीक, अब हम पढ़ेंगे परागण क्या है और इसके प्रकार क्या है। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हमें पता है कि आपको हमारे वॉइस में, हमारे आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो अभी बता दें आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन चलने की वजह से संसाधनों की कमी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप अपने हैंड फ्री का प्रयोग करें, हमारी आवाज़ को सुनने के लिए हैंड फ्री का प्रयोग करें। और जैसे ही कुछ व्यवस्था होती है हम तुरंत इस समस्या का निराकरण करेंगे। तब तक आप थोड़ा सा हैंड फ्री से अपना काम चला सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगे आप तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं परागण और इसके प्रकार। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। तो सबसे पहला प्रश्न, परागण क्या है, पॉलिनेशन क्या है, क्या होता है परागण, परागण की परिभाषा क्या है, परागण की परिभाषा क्या लिखेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं परागण क्या होता है। देखिए, सबसे पहले परागण समझेंगे। जैसे कोई एक, जैसे पुष्प है, पुष्प की स्ट्रक्चर हम पहले वीडियो में जान चुके हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये कोई एक पुष्प है और यहाँ पर ये परागकोश है। ठीक, ये परागकोश है, ये पूरा पुंकेसर है, ये जायक है। ठीक, ये क्या है, परागकोश है, परागकोश। ठीक, ये परागकोश है और ये क्या है, वर्तिकाग्र है। क्या है ये, वर्तिकाग्र है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, परागकोश है। ठीक, क्या हो गई परिभाषा परागण की, परागण की परिभाषा क्या हो गई, पॉलिनेशन की। तो परिभाषा जरा ध्यान से समझना है इसको। परिभाषा क्या है, परागकोश से, परागकोश से, परागकोश के अंदर क्या भरा होता है, परागकण। ठीक, तो परागकोश से परागकणों का निकलकर, परागकोश से कौन सी चीज, परागकण, यहाँ पर जैसे परागकण होते हैं। ठीक, तो परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया, परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया। और किसके वर्तिकाग्र पर, पुष्प के। तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। कहां से, परागकोश से क्या निकलेंगे, परागकण। कहां पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर। ठीक, तो परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक, तो परागण की प्रक्रिया आपको समझ में आई कि जैसे ये परागकोश है, परागकोश में परागकण भरे हुए हैं। जब परागकोश फट जाएगा तो फटने से जो परागकण है वो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। इसी क्रिया को परागण कहेंगे। तो ये हो गई परागण की परिभाषा। ठीक, तो ये हो गई परागण की परिभाषा। तो परागण आपको समझ में आ गया होगा। परागण की परिभाषा फिर से बता दे रहे हैं कि पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे परागण की परिभाषा हो गई। अब परागण होता कितने प्रकार का है, तो परागण 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, हिंदी में कहते हैं स्वपरागण, इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और इसे दूसरा नाम होता है ऑटोगैमी। क्या होता है इसका, ऑटोगैमी। ठीक, तो ये होता है स्वपरागण। फिर आता है परपरागण। ठीक,
तो दूसरा आता है परपरागण, इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। और इसका दूसरा नाम होता है एलोगैमी। क्या होता है? एलोगैमी। तो परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक, अब आज के जो वीडियो में है तो हम सबसे पहले स्वपरागण के विषय में जान लेंगे कि स्वपरागण क्या होता है। ठीक, तो चलिए आगे जाते हैं स्वपरागण क्या होता है। अब स्वपरागण को जानने से पहले समझ लें इसको थोड़ा सा। स्व माने क्या होता है? स्वयं। स्व माने स्वयं, और परागण मतलब परागण हो जाना, मतलब स्वयं में ही परागण हो जाना, स्वयं में ही परागण हो जाना। तो क्या होता है इसको यहाँ समझते हैं। जैसे स्वपरागण में क्या होता है कि पौधा एक ही है, पौधा केवल एक है। यहाँ पर कोई दूसरा पौधा दिखाई दे रहा है आपको? दूसरा पौधा तो है नहीं, केवल एक पौधा है। तो उस पर क्या लिखेंगे? स्वपरागण में, स्वपरागण में एक ही पुष्प के परागण। जैसे ये पुष्प है, ये पुष्प है, तो देखिए ये पुष्प के परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए। क्या? परागकण इस पुष्प के परागकण, मतलब एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए। ठीक, एक पुष्प के, जैसे ये पुष्प है तो इसके परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाए। ठीक, या फिर इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर गिर जाए। मान लेते हैं इस पर गिर गए, इसके परागकण इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर गिर जाए। पौधा एक ही रहेगा, पुष्प दूसरा हो सकता है। जैसे ये एक पुष्प था और ये दूसरा पुष्प है, दूसरा फ्लावर है, तो इसके परागकण इसी पुष्प पर गिर सकते हैं या फिर इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर गिर सकते हैं। तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। तो क्या हो गई परिभाषा? तो वही लिखा है कि स्वपरागण में एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को स्वपरागण, ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक, तो स्वपरागण आपको समझ में आ गया होगा कि स्वपरागण मतलब क्या होता है? स्व मतलब खुद का फूल, खुद का वर्तिकाग्र और खुद के परागकण अपने पर गिरा दिए। ठीक, या फिर अपने पर नहीं गिराए तो अपने ही पौधे के किसी दूसरे फूल पर गिरा दिए, मतलब पौधा एक ही रहेगा, फूल दूसरा हो जाएगा। ठीक, तो फूल दूसरा हो सकता है या खुद वही फूल हो सकता है। ठीक, तो इस क्रिया को कहते हैं स्वपरागण। तो अब स्वपरागण अगर किसी पौधे में होना है तो स्वपरागण के लिए कुछ युक्तियां होती हैं। अगर ये युक्तियां नहीं होंगी तो स्वपरागण होने में बहुत ही कठिनाई हो जाएगी। ठीक, तो स्वपरागण के लिए पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि स्वपरागण के लिए कौन कौन सी युक्तियां होती हैं। तो स्वपरागण के लिए पहली युक्ति है, पहली जो व्यवस्था है स्वपरागण के लिए, उसमें कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए? द्विलिंगता होनी चाहिए। द्विलिंगता का मतलब होता है पौधा जो है द्विलिंगी होना चाहिए, अर्थात कि एक पौधे, द्विलिंगी का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है कि एक पौधे पर नर जननांग और मादा जननांग दोनों, नर जननांग और मादा जननांग दोनों हो, तो उसे कहते हैं द्विलिंगता। देखिए पौधा एक है और उस पर नर जननांग और मादा जननांग दोनों होंगे, तो भैया उसको जो है किसी दूसरे पौधे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास नर जननांग भी मौजूद है, मादा जननांग भी मौजूद है। जब उसे क्रॉस करना होगा तो क्या करेगा? अपने परागकण वो अपने पुष्प के वर्तिकाग्र पर डाल देगा या अपने पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर डाल देगा, तो उसमें स्वपरागण हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं द्विलिंगता। अब द्विलिंगता की परिभाषा क्या लिखेंगे? क्या होता है द्विलिंगता? तो देखिए द्विलिंगता में परिभाषा होती है कि जब पुष्प में, द्विलिंगता की परिभाषा ध्यान सुनना और इसको लिखना भी है कि जब जब एक पौधे में नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही उपस्थित होते हैं, तब उसे द्विलिंगता कहते हैं। अर्थात परिभाषा क्या हो गई कि पौधे में नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित हो तो उसे द्विलिंगता कहते हैं। ठीक, तो स्वपरागण के लिए द्विलिंगता का होना, बाइसेक्सुअलिटी का होना आवश्यक है। फिर आता है सहकाल या समकाल प्रपुरता। ठीक, सहकाल या समकाल प्रपुरता ऐसे होता है होमोगैमी। ठीक,
होमोगैमी। ठीक, अब क्या होता है सहकाल या समकाल पक्वता क्या होता है? देखिए, सह माने क्या होता है साथ में, काल माने समय, मतलब साथ में समय, मतलब क्या हुआ एक ही साथ में एक ही समय पर, एक ही साथ में एक ही समय पर। ठीक, पक्वता माने क्या होता है परिपक्व हो जाना। अब देखिए, एक पौधा है, उस पर नर जननांग है, मादा जननांग है। अब मान लेते हैं नर जननांग 2 महीने पहले ही परिपक्व हो गया, मादा जननांग में परिपक्व ही नहीं हुआ, तो क्या हुआ कि जो नर जननांग है उसके परागकण तो बिखर के नष्ट हो जाएंगे। भाई 2 महीने तक कहाँ वो इंतजार करेंगे। फिर अगर मान लेते पहले मादा जननांग परिपक्व हो गया, नर जननांग नहीं परिपक्व हो गया, तब तक मालूम हुआ कि जो बीजांड है वो भी नष्ट हो जाएगा। ठीक, तब तक जब तक नर जननांग परिपक्व होगा तब तक मादा जननांग नष्ट हो गया। तो इसके लिए अगर हमें स्वपरागण चाहिए तो उसके लिए नर जननांग और मादा जननांग दोनों को एक साथ में परिपक्व होना आवश्यक है, दोनों को एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है ताकि परागण हो सके। तो उसी क्रिया को सहकाल या समकाल पक्वता कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, इसको समझ तो गए, लेकिन काफी पर क्या लिखेंगे परिभाषा इसकी? तो लिखेंगे कि जब पौधे में नर जननांग और मादा जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं, पौधे में जब नर जननांग और मादा जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं तो इसे सहकाल या समकाल पक्वता या होमोगैमी कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है गुलाबास, मिराबिलिस जलापा, इसका आर्टिकल होता है मिराबिलिस जलापा। तो जो गुलाबास पौधा होता है इसमें सहकाल या समकाल पक्वता पाई जाती है। ठीक, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टिप्पणी कई बार पूछी गई है, ये टिप्पणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है कि निम्नता या इंग्लिश में इसका नाम रहता है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या है टिप्पणी? क्लिस्टोगैमी निम्नता, ये टिप्पणी बहुत बार पूछी गई है, आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है इसकी परिभाषा, निम्नता परिभाषा क्या होती है? ठीक, तो निम्नता की परिभाषा होती है कि जब द्विलिंगी पौधों में, कुछ द्विलिंगी पौधों में पुष्प नहीं खिलते, कुछ द्विलिंगी पुष्प पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पुष्प खिलते ही नहीं है, और जब पुष्प खिलते नहीं है फिर भी उनमें स्वपरागण हो जाता है। ठीक, तो होता कैसे है, परिभाषा क्या लिखेंगे कि निम्नता में द्विलिंगी पौधों में, निम्नता में द्विलिंगी पौधों में पुष्प नहीं खिलते हैं और पुष्प बिना खिले ही स्वपरागण कर लेते हैं, इस क्रिया को निम्नता कहते हैं, क्लिस्टोगैमी कहते हैं। ठीक, मतलब क्या होता है, जो फ्लावर है वो बंद रहता है और बंद होने के साथ ही साथ वो अंदर बंद होने के साथ ही साथ स्वपरागण कर लेता है। पुष्प बंद रहता है और बंद रहने के साथ ही साथ पुष्प खिलता नहीं कभी और पुष्प बिना खिले ही स्वपरागण कर लेता है, तो इस क्रिया को निम्नता कहते हैं। परिभाषा आपको बताई थी कि कुछ द्विलिंगी पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प खिलते नहीं हैं और बिना खिले ही उनमें स्वपरागण हो जाता है, इस क्रिया को निम्नता या क्लिस्टोगैमी कहते हैं। जैसे मूंगफली, गुलमेहंदी, तो ये इनके उदाहरण हैं। जैसे मूंगफली है तो उसमें जो है निम्नता पाई जाती है, ठीक, क्लिस्टोगैमी पाई जाती है, क्योंकि मूंगफली में कभी पुष्प खिलते नहीं है और बिना खिले ही उसमें स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। ठीक, तो ये हो गई स्वपरागण की क्रिया। अब देखिए, स्वपरागण के कुछ लाभ भी होंगे और कुछ हानियां भी होंगी। तो स्वपरागण से लाभ क्या होंगे कि देखिए, स्वपरागण के लिए क्या होता है कि पहला लाभ क्या है कि स्वपरागण के लिए पुष्प को किसी दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, मतलब किसी को, जो पौधा है, एक पौधे को किसी दूसरे पौधे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ठीक, और क्या होता है कि इसमें जो स्वपरागण होता है इसमें मकरंद, सुगंध, ठीक, और शहद, इन सब की जो है कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनको कीटों को तो आकर्षित नहीं करना है। जब कीटों को आकर्षित नहीं करना है तो इनमें मकरंद, सुगंध, इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो होते हैं बीज, जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं। बीज कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं, क्योंकि इसमें जो
पीढ़ी के लक्षण हैं, जो अपने पैतृक लक्षण हैं, जो पेरेंटल कैरेक्टर हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं, क्योंकि पौधा वही है, उसी पौधे के परागण हुए, उसी पौधे के बीज बने। तो इस प्रकार से जब इन जो पौधे के लक्षण होते हैं वो अपने माता पिता के लक्षणों के बिल्कुल समान होते हैं। तो इस प्रकार से इनके कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां भी हैं। हानियां क्या होती हैं कि जैसे इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, जब उसमें स्वपरागण होता है तो स्वपरागण होने पर क्या होता है कि उनमें अगर पौधे में कोई रोग है तो वो रोग उनके बीजों में भी आ जाता है, मतलब उनकी संतानों में भी आ जाता है। ठीक, दूसरा क्या है कि जो स्वपरागण होता है तो स्वपरागण में जो बीज बनते हैं वो उत्तम श्रेणी के बीज नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार से भी कुछ हानियां भी हैं। तो ये लाभ हो गए और हानियां हो गई। आज आपने स्वपरागण पढ़ लिया, आप इसको लिखिए, समझिए, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं अगर संभव होगा तो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन और एलोकेमी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पर परागण। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।